बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और बजट सत्र के दूसरे दिन के भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है। दूसरे दिन की शुरुआत से पहले विधानसभा में ही कैबिनेट की मीटिंग इस समय जारी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में भू कानून में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद इसे सदन में पेश किया जा सकता है। उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग उठाई जा रही है। सख्त भू कानून की मांग को लेकर लगातार विपक्ष भी सरकार को घेरता रहा है। बड़ी खबर देहरादून से ही, जहां पर आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज सदन में फिर से हंगामे के पूरे आसार हैं। 5 विधेयक, 3 अध्यादेश पेश किए जाएंगे आज सदन में। नगर निकाय प्राधिकरण, पूर्व विधायकों से संबंधित विधेयक पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल में मंत्री रेखा आर्य, धन सिंह रावत के विभागों के सवाल आएंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर होगा धन्यवाद प्रस्ताव। आज बजट सत्र के दूसरे दिन की विस्तृत जानकारी हमारे सहयोगी से लेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि आज दूसरे दिन बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले बैठक की गई है। इस बैठक में लगातार चर्चा की गई है और विपक्ष के घेराव से कैसे बचा जाए, कैसे सवालों के जवाब दिए जाएं, इन सब के ऊपर चर्चा की गई है। अब जो दूसरा दिन आज शुरू हो चुका है बजट सत्र का, उसके पूरे तरीके से हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि विपक्ष को आपने कल भी देखा था। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ये विपक्ष ने हंगामा बरपाना शुरू कर दिया था, तो ऐसे में दूसरे दिन से भी यही उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। बहरहाल सरकार की तरफ से, धामी कैबिनेट की तरफ से भी थोड़ी देर पहले जो बैठक की गई है, उसमें किस तरह से विपक्ष के सवालों के जवाब दिए जाएं और कैसे उन मुद्दों से बाहर निकला जाए, इस पर चर्चा की गई है। लेकिन आपको बताएं कि आज दूसरे दिन 5 विधेयक, 3 अध्यादेश जो है पेश होने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा की गई है। नगर निकाय प्राधिकरण विधेयक जो है वो पेश किए जाने हैं, जिस पर सरकार के धामी कैबिनेट की तरफ से चर्चा हुई है। अब से थोड़ी देर पहले जो बैठक हुई है, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आज होना है। तो आज बड़ी बातें जो होनी है उस पर अपने सहयोगी से जानकारी लेंगे। बहरहाल आपको बता देते हैं कि दूसरे दिन की कार्यवाही जो है वो शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले धामी कैबिनेट की अब से थोड़ी देर पहले जो बैठक हुई है वो कई मायनों में खास है। सुनील नप्रभात से लेते हैं और जानकारी। सुनील नप्रभात, दूसरे दिन की कार्यवाही जो शुरू होने वाली है उसमें हंगामे के पूरे आसार है, लेकिन अब से पहले आप जानकारी दीजिए। तो थोड़ी देर पहले धामी कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें किस तरह से चर्चा की गई है दूसरे दिन को लेकर? देखिए, कैबिनेट मीटिंग अभी चल रही है और ये माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो भू कानून में संशोधन को लेकर है, सरकार उसको ला सकती है। कैबिनेट इसको हरी झंडी दे सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में लंबे समय से एक ठोस भू कानून की मांग उठती रही है। समय समय पर भू कानून में संशोधन होते रहे हैं, लेकिन इसके नियमों का कहीं ना कहीं वायलेशन होता रहा है। इसको लेकर सरकार पर एक प्रेशर था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जो बजट सत्र है, मौजूदा बजट सेशन में सरकार एक ठोस भू कानून लेकर आएगी। तो आज उसका मसौदा कैबिनेट के सामने रखा जा रहा है। कैबिनेट जैसे इसको हरी झंडी देती है तो बहुत संभव है कि आज नहीं तो कल इसको सदन में रखा जा सकता है और एक ठोस भू कानून एक विधेयक का रूप, बिल का रूप ले सकता है। आज की जो कार्यवाही है 11 बजे से शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि आज का सेशन बेहद हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि कल आपने देखा कि सदन जब शुरू हुआ था, राज्यपाल के अभिभाषण में ही विपक्ष ने हंगामा किया था और इसी दौरान विपक्ष के एक विधायक पर यह आरोप लगे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने बकायदा ये शब्द कहे थे कि शायद वो शराब पीकर सदन में आए थे और उन्होंने अमर्यादित भाषा का वहां पर प्रयोग किया था। इसको लेकर आज एक बार फिर से सदन में माहौल गर्म हो सकता है। सत्ता पक्ष आज विपक्ष को घेर सकता है। इससे पहले कि विपक्ष हंगामा करे, सत्ता पक्ष हावी हो सकता है। ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष एक निंदा प्रस्ताव भी आज सदन में ला सकता है। तो वहीं विपक्ष की रणनीति है कि स्मार्ट मीटर में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, उसको लेकर आज सदन में सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील प्रभात। बजट सत्र के दूसरे दिन यानी कि आज कांग्रेस प्रीपेड स्मार्ट मीटर का मुद्दा सदन में उठाने जा रही है। विपक्ष का कहना है कि काम रोककर स्मार्ट मीटर के मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा और चर्चा की जाएगी। हालांकि आपको बताएं कि कांग्रेस बुधवार को स्मार्ट मीटर पर काम रोककर चर्चा की मांग करने में लगी हुई है। कांग्रेस पीडब्ल्यूडी की सड़कों के खराब हाल का मुद्दा भी सदन में उठाने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि पहाड़ से मैदान तक सड़कों का बुरा हाल है, इसीलिए सदन में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा।
कल सदन में हुए हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष की महिला विधायक आज कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकती है। यहाँ आपको बताएं कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि संसदीय परंपराओं का सभी को ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि कांग्रेस के विधायक ने सदन में असंसदीय व्यवहार किया था। आप लोग भी साक्षी हैं, एविडेंस है जिस प्रकार से माननीय विधायक जी के द्वारा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सदन बहुत मर्यादित सदन है। ये सदन गरिमापूर्ण सदन बनाने में हमारी भूमिका हो, इसमें आपने सारी जो है बातें पार कर दी। ये यहाँ की जनता कदापि स्वीकार नहीं करेगी। और मैं ये मान के चलता हूँ, जनता आपको निर्वाचित करके इसलिए भेजती है कि आप जनता के मुद्दे उठाइए। आपको गाली गलौज करने के लिए जनता नहीं भेजती। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं विधानसभा में हुए हंगामे पर स्पीकर ऋतु खंडूरी गुस्से में नजर आई। स्पीकर ने कहा है कि विरोध करना और वेल में आना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन अपने आचरण को गरिमा के मुताबिक रखना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरी घटना को उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि विधायक का ऐसा आचरण देवभूमि की संस्कृति के मुताबिक नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये सदन बहुत गरिमा का सदन होता है। पक्ष विपक्ष मिलकर 70 लोग इस सदन को चलाते हैं, इस सदन का संचालन करते हैं और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक प्रकार से चले। इस प्रकार का आचरण ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी महिला विधायकें भी हैं, हमारी मातृशक्ति है, पूरा सदन हमको देखता है, पूरे सदन को पूरा राज्य देखता है। वेल में आना डेमोक्रेटिक राइट है, आपत्ति जताना एक राइट है, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारा व्यवहार क्या है। लाइव प्रोसीडिंग्स चलती हैं, छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जनता आपको देख रही है और आप चुन के, आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपना आचरण व्यवहार जरूर देखें। आप बोलिए, आप आपत्ति जताइए, आप हल्ला भी करिए, आप वेल में भी आइए, लेकिन आप वो किस तरह से कर रहे हैं इसका ध्यान जरूर रखिए। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर सीडीएस अनिल चौहान देहरादून विधानसभा पहुंचे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की है। सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं और एक शॉल भेंट की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उन्हें। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीडीएस अनिल चौहान ने सीएम धामी से मुलाकात की है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बलिया नाले से न सिर्फ नैनीताल को खतरा है, बल्कि आलूखेत की पहाड़ी से भी संकट है। अगर समय रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। देखिए इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। बलिया लाने के एक हिस्से में ट्रीटमेंट वर्क जरूर चल रहा है, मगर सामने की पहाड़ी दरक रही है और कई हिस्सों में लगातार भूस्खलन हो रहा है। तो नैनीताल में नाले के कटाव से पहाड़ी धीरे धीरे कमजोर हो रही है और दरक रही है, जिसका असर आलूखेत से लेकर खूपी गांव में देखने को मिल रहा है और गांव में घरों और रास्तों पर दरारें दिखाई दे रही हैं, जो भविष्य में किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही है। वहीं भूवैज्ञानिक भी फॉल्ट लाइन के इस नाले के पास से गुजरने से होने वाली भूगर्भीय हलचल से पहाड़ी खिसकने के दावे कर रहे हैं। आलूखेत वाली पहाड़ी को बहुत खतरा है। अगर नीचे से कटान होगा, वो कभी थोड़ा भी अर्थक्वेक आएगा, वो पूरा पहाड़ी नीचे जाने वाली है। उसको कोई नहीं, कितना ही आप पैसा खर्च करें, वो उसको डिले जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर यही हाल रहा तो डिले कैसे होगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड बनने के बाद से ही बलिया नाले के कटाव से इन पहाड़ियों से लगातार लैंडस्लाइड होता रहा है, जिससे नैनीताल शहर को खतरा बना रहता है। लेकिन अब पहाड़ी का करीब 200 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट वर्क किया जा रहा है, लेकिन आलूखेत वाली पहाड़ी का ट्रीटमेंट इसमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि जिला प्रशासन इस पहाड़ी का भी ट्रीटमेंट कराने की बात कह रहा है।
तो वो चरणबद्ध रूप से सभी वल्नरेबल एरियाज़ का सर्वे करके साइंटिफिक तरीके से कैसे उनका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, कैसे उनका जो रिस्क है वो कम किया जा सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये अपने रिपोर्ट से वो लोग सजेशंस दे रहे हैं, साथ में DPRs भी बन रहे हैं और शासन से जैसे जैसे इन प्रोजेक्ट्स में धनराशि प्राप्त होती जाएगी वैसे। बहरहाल नैनीताल के लिए बलिया नाला संकट हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार 200 करोड़ की योजना से ट्रीटमेंट वर्क हो रहा है, लेकिन साथ ही आलूखेत की पहाड़ी का भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये बड़ा संकट पैदा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। कोटद्वार के कालागढ़ इलाके में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। जिला प्रशासन की ओर से कालागढ़ में सिंचाई विभाग के 97 भवनों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। कॉलोनी में अवैध रूप से बसे लोगों को नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद मुनादी करके प्रशासन सभी भवनों को ध्वस्त करेगा। तहसील प्रशासन से लेकर पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ ही बैठक करके डीएम ने सभी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। के अंदर एक पब्लिकेशन हमें करना है। पब्लिकेशन के बाद में जो खाली पड़े हुए 97 स्ट्रक्चर्स हैं उनको तोड़े जाने की 15 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात तोड़े जाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने निर्देशित किया। तो इसी क्रम में मेरे द्वारा SDM और नीचे के स्तर पे जो अधिकारीगण हैं उन सभी लोगों को डायरेक्शंस जारी किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। काफी इंतजामों के बावजूद यहां चंडी घाट का निर्माणाधीन फ्लाईओवर इस बार भी कांवड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार नाजीबाबाद निर्माणाधीन हाईवे और फ्लाईओवर पिछले कई सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं चंडी घाट पर बन रहे फ्लाईओवर की डेडलाइन भी 2 बार पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इससे न सिर्फ इस हाईवे पर यात्रा करने वाले आम लोगों को दिक्कत हो रही है, बल्कि कांवड़ियों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, जगह जगह बने डायवर्जन के कारण यहाँ दुर्घटना की खतरा भी बना हुआ है। दिक्कत तो अभी तो थोड़ी है, पर आगे वो जब शिवरात्रि आ रही है उस टाइम पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब बीच में कहीं बन गई है, कहीं नहीं बनी है। काफ़ी टाइम से चल रहा है इसमें काम, पर काम पूरा बहुत स्लो हो वैसे देखा जाए तो। काफ़ी साल हो गए मतलब काम को चलते हुए, पर अभी कंप्लीट है नहीं। तो है कि मतलब काम की व्यवस्था स्लो पोजीशन से हो रहा है, इसको फास्ट होना चाहिए ताकि हमारे आने जाने में दिक्कत न हो। काम को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, लेट न किया जाए। कैसी दिक्कतें आ रही हैं? जाम लगने की, मतलब जो कहीं भगवान हाईवे है तो वहाँ पर मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के लिए टेंट, लाइट, सड़क, पेयजल जैसी कई व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि NHI के काम की सुस्ती गति कांवड़ियों के लिए बड़ी परेशानी बन रही है। चंडी घाट फ्लाईओवर को जनवरी में पूरा किया जाना था। हालांकि अब चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले फ्लाईओवर का काम पूरा करने का दावा किया जा रहा है। फ्लाईओवर ये था कि जनवरी तक पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ लास्ट जो स्ट्रेच है उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गई है, उसकी वजह से इन्होंने उसका रीडिजाइन किया है, उसको भेजा और मुख्यालय पे, तो वहाँ से ठीक होके आएगा तभी हो पाएगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि चारधाम से पहले हम इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी कांवड़ से पहले तो पूर्ण किया जाना उसको संभव नहीं होगा। फ्लाईओवर और हाईवे का इस बार तो कांवड़ियों को लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर चारधाम यात्रा से पहले फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होता है तो ट्रैफिक कंट्रोल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर चमोली से, जहां के गोचर के पनाई गांव में एक घर में रखे घास के ढेर में अचानक से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई दी गईं। फायर यूनिट ने तुरंत कार्रवाई की और जल्द ही आग पर काबू पा लिया। आग दूसरे घरों में फैलने से बच गई। देखिए, गर्मी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े शहर में अभी से वाटर टैंकर्स का इंतजार होने लगा है। यहां शहर में कई इलाकों में लोग पानी ना आने से परेशान हैं। पानी के लिए ये मारामारी कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी की है, जहां के डमुआ डूंगा, काठ गोदाम की नई बस्ती, कटघरिया और भगवानपुर जैसे इलाकों में पानी के लिए लोग इसी तरह रोजाना जद्दोजहद कर रहे हैं।
पानी की दिक्कत है, सबसे बढ़िया दिक्कत तो पानी हमारे नल में भी नहीं आता है। हमने बोला हम बिल देते हैं तो आप हमारे नल में दे दो, बोल रहे हैं आपका पानी पहुंचेगा नहीं। हमने कहा ठीक है टैंकर भेज दो। अब टैंकर पहले तो 5 दिन हो गया, 5 दिन के बाद 8 दिन होगा, अब 12 दिन हो गया। अब क्या करेंगे हम बताओ आप। ये हम मेरा घर ही है, पानी 12 दिन में आ रहा है भैया, 12 दिन 10 दिन पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है। 200 लीटर पानी चल जाएगा, 2 ड्रम देता है बस इतना में, 4 ड्रम दिख रहा है, 12 दिन चलेगा। दूसरा जगह चलेगा मारा मारी, देखो मारा मारी हो जाता है। कभी कहा इसको वोट दो वो हम पानी देंगे, कभी कहते हैं उसको वोट दो हम पानी देंगे, पर वोटों के टाइम में सब हमारे वहाँ आते हैं पानी मिलेगा पानी मिलेगा, जीतते हैं तो कोई पानी नहीं देता है। अब इतने परेशान हो रहे हैं, 10 दिन में 12 दिन में पानी आता है, 10 दिन में 12 दिन में लोग क्या करेगा ये बताओ तो। हम तो जन्म के यहाँ की हैं। दरअसल हल्द्वानी के कई इलाकों में ट्यूबवेल खराब हो चुके हैं, जिसके कारण वाटर सप्लाई प्रभावित हो रही है। हालांकि अधिकारी टैंकरों से पानी सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। वर्तमान में विभाग के जो निरीक्षण में है ऊंचा पुल का नलकूप, एक वो उसका मोटर पंप सेट खराब हो रखा है, और दूसरा एक सिंचाई विभाग के अनुरक्षण में है बजूनिया हल्दू में ट्यूबवेल है, वो भी अभी खराब हो रखा है। तो उन दोनों जोनों के लिए हम लोग 2 टैंकर्स वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और साथ ही एक जो एरिया है डम्बा डूंगा का, वहाँ का भी कुछ ये आपका जमरानी टैक्सी स्टैंड का एरिया तो हाइट वाले एरिया पे आता है, वहाँ भी टैंकर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पानी की। जाहिर है कि हल्द्वानी का ये जल संकट आने वाले दिनों में और भी गहराने वाला है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की डिमांड भी बढ़ने वाली है। साथ ही कम बारिश के कारण गौला की वाटर सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में लोगों के पसीने छूटना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, अल्मोड़ा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर एसएसजे विश्वविद्यालय को वजूद में आए भले ही अभी 5 साल होने जा रहे हों, लेकिन ये विश्वविद्यालय अभी भी पटरी पर नहीं आ पाया है। हालात ये हैं कि यहाँ छात्र साल भर किसी न किसी समस्या से जूझते ही नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। एसएसजे विश्वविद्यालय साल 2020 में वजूद में आ गया था। फिलहाल इस यूनिवर्सिटी के अधीन 4 कैंपस और 36 डिग्री कॉलेज हैं। इन कॉलेज और कैंपस में एडमिशन और परीक्षा का जिम्मा सीधे विश्वविद्यालय के पास है, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद भी ना तो ढंग से यहाँ एडमिशन हो पा रहे हैं और ना ही रिजल्ट आ रहा है। ऐसे में हालात ये हैं कि पहले सेमेस्टर में करीब 11,000 स्टूडेंट्स के रिजल्ट ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। जिनके ऑनलाइन हुए भी हैं उनमें भी कई खामियां हैं। जिन्होंने 2-3 साल पहले यहाँ अपने कॉलेज कर लिया है, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं खुले हैं, ना उनकी मार्कशीट आ रही है। वहीं हम देखें कि प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र अभी हमारे कॉलेज में एडमिशन लेके आए हैं, उनका भी लगभग 70% बच्चों का रिजल्ट खराब किया है। ये दिक्कत समर्थ पोर्टल से की जा रही है। एनपीएस एसएसजे कैंपस में आए हैं, तब से बच्चों को हर चीज़ की दिक्कत करना पड़ रहा है। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रिजल्ट से हो, चाहे वो डिग्री से हो। हर चीज़ की मतलब यहाँ सुविधा खराब हुई है। मतलब जब से एनपी आया है ना, कुछ शासन चुनाव को भी बड़ा प्रभाव पड़ा है उससे। असल में विश्वविद्यालय के कैंपस और कॉलेज में अब एडमिशन और रिजल्ट समर्थ पोर्टल के जरिए होते हैं, लेकिन पोर्टल की खामियां हजारों स्टूडेंट्स पर भारी पड़ रही हैं। आलम अब यह है कि इस साल पहले सेमेस्टर में 23,000 के करीब स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, लेकिन 11,000 स्टूडेंट्स के रिजल्ट ऑनलाइन हुए ही नहीं है। विश्वविद्यालय का कहना है कि ये दिक्कत डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होने से हुई है। समर्थ के थ्रू आ रहे हैं, ये आसानी से हम बच्चे देख पा रहे हैं। उसमें कुछ बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है जो एबीसी आईडी की वजह से नहीं देख पा रहे, जिसमें आधार कार्ड और उनके डॉक्यूमेंटेशन में मिसमैच है। इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि कई बच्चों के पुराने डॉक्यूमेंटेशन में कुमारी लिखा है, जबकि आधार में कुमार कोई भी तरह का आपका टाइटल नहीं लेता। चाहे रिजल्ट में हो रही गड़बड़ियों ने स्टूडेंट्स की परेशानियों को बढ़ा दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी की साख पर भी बट्टा लग रहा है। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा जिससे समस्या का समाधान हो सके। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आमतौर पर नैनीताल पर्यटकों की पहली पसंद रहा है, लेकिन यहां आने वाले पर्यटकों से फर्जी गाइड और टैक्सी ड्राइवर मनमानी वसूली करते हैं, जिसको रोकने के लिए पर्यटन विभाग नैनीताल में अब ड्रेस कोड लागू करने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में नए पर्यटन सीजन में ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है, जिसमें पर्यटन गाइड, नाव चालक, टैक्सी ड्राइवर और बाइक राइडर को ड्रेस पहनना होगा। साथ ही अपने पास आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही पर्यटन से लगे कारोबारियों को ड्रेस अनिवार्य होगा, जिससे नैनीताल आने वाले पर्यटकों को ड्रेस कोड से इनकी पहचान करने में आसानी होगी। ड्रेस कोड लागू करने के लिए पर्यटन विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। अलग अलग बिजनेसेस इस दौरान चलते हैं यहाँ पर अलग अलग, उनको हम वेरीफाई करें कौन लोग इनको चलाते हैं और उनको एक आइडेंटिटी दें, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में या ड्रेस कोड के रूप में। तो इसमें पहले चरण में वेंडर्स की यूनिफॉर्म और सत्यापन का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। दरअसल पर्यटन सीजन के दौरान बाहरी लोग पहचान छुपाकर गाइड, बाइक राइडर, कैब ड्राइवर बनकर पर्यटकों से मनमानी वसूली करते हैं। गाइड बनकर जहां होटल दिलाने और नाव में बोटिंग के नाम पर पर्यटकों से ठगी करते हैं, तो वहीं बाइक राइडर, कैब ड्राइवर भी पर्यटकों से मनमाना किराया वसूलते हैं। बोट वालों के लिए एक पहचान बनेगी कि ये बोट वाला है और वही बोट का कार्य कर सकता है। इसलिए ड्रेस कोड अगर पूरे कानून के हिसाब से देखा जाए, सब लोग इस चीज़ का यूज करें तो एक नाव वाला जो है अलग ही पहचान में आएगा। बहरहाल पर्यटन सीजन के लिए अगर ये ड्रेस कोड लागू करने के पीछे जो भी कारण हो, लेकिन इससे नैनीताल में पहचान छिपाकर काम करने वालों के पहचान में आसानी होगी और कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।